अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं महवी शबीब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी राय का इजहार करना। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं या बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक स्टार्ट से ही शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आज़ादी राय की देना किसी को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर अगर ख़वातीन के हवाले से हम बात करें, बहुत सारे ऐसे घर हैं जब कोई भी मुशावरत होती है, घर का कोई भी मेजर फैसला करना होता है, तो ख़वातीन को लाजमी शामिल किया जाता है कि उनकी जिसे कहते हैं इस्लाह के लिए और उनके जिसे कहते हैं बेहतर फैसला साजी की जो पावर को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहाँ पर ख़वातीन की राय को उतना मैटर नहीं दिया जाता या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो ख़वातीन बाहर जब निकलती हैं तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसीलिए अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला कर रहे हैं तो उनसे लाजमी पूछें। और इसी तरह अगर खावंद कोई फ़ैसला कर रहा है तो वो बीवी की राय ज़रूर ले। और इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ से लाजमी फ़ीडबैक लें। इससे जो है काम में भी बेहतरी आएगी, आपके रिश्ते जो हैं वो भी अच्छे चलेंगे। तो प्रोग्राम में इसी तरह से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। सूरज का जो पारा है वो माह अप्रैल से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हम देख रहे हैं कि अप्रैल जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत इस वक्त इस महीने जो है वो ज़्यादा गर्मी दिखाई दे रही है, और जिसकी कहीं ना कहीं वजूहात मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत सारी हमारी भी गलतियाँ हैं। जैसे कि पोल्यूशन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में भी है, गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं की जाती, कूड़ा किटकिट कहीं पर भी फेंक दिया जाता है और इसी तरह से जलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और जिसके असरात हमारे इन्वायरमेंट पे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात ने ये ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में बारिश की तो कोई पेश गोई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा हो सकता है। तो हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बग़ैर ज़रूरत घर से निकलने की जितनी ज़्यादा कम कोशिश हो सके उतनी कम कोशिश करें। और जब भी कोई ज़रूरी काम के लिए निकलें तो सुबह के औकात या शाम के औकात में निकलें, इससे आप बहुत हद तक हीट वेव से महफूज रहेंगे। और फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो फैसलाबाद की जो मिट्टी है वो बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ से बहुत ज़्यादा नामवर जो नाम है निकले हैं जिन्हें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जाना जाता है, और फैसलाबाद को इस बात पे बहुत प्राउड है। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो भी जिसे कहते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फैसलाबाद में कहा जाता है कि जो इंटरटेनमेंट है वो ना होने के बराबर है, लेकिन फैसलाबाद में फिर भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कल्चर को, यहाँ पर इंटरटेनमेंट को, यहाँ पर शोबीज़ को इतनी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ आमना खान की, जिन्होंने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। फैसलाबाद की मॉडल है, फैसलाबाद को डिफरेंट शहरों में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद साद ने, हमारे शोबीज़ के रिपोर्टर हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ को फैसलाबाद में कवर करते हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी कल्चर फेस्टिवल हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें फैसलाबाद को प्रोमिनेंट करना है तो साद की जो खिदमात हैं वो सरे फहरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम कैसे सलाम। हैं साद आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक आप यू सुनाएं सो ठीक मच ठाक फॉर हैं? ज्वाइनिंग अस। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आमना आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग का सफ़र कब से स्टार्ट किया? मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस फील्ड में ठीक है। और अभी तक चल रहा है सफ़र और इंशाल्लाह आगे भी है कि चलता रहे। सही। कैसा रहा, मतलब जिसे कहते हैं कि ना, अगर हम कोई भी एक टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो आपके ये जो 2 साल हैं ये कैसे रहे? कभी ऐसा हुआ कि मॉडलिंग बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, मुझे इसे गिव अप कर देना चाहिए? काफ़ी दफ़ा सोचा भी था कि गिव अप कर देना चाहिए, पर जब मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी मतलब ज़ाहिर बात है हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टार्टिंग जो था वो काफ़ी था, बट अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं आपकी पहचान बनती रहती है, नाम बनता रहता है, तो वो आगे आगे जाके थोड़ी आसानी होती रहती है। तो बिल्कुल सही।
मतलब अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, स्टार्टअप जो है वो किसी भी फील्ड के लिए मुश्किल होता है। वो हमारी एजुकेशन फील्ड हो, वो हमारा हेल्थ सेक्टर हो, वो हमारी शोबिस हो। लेकिन एक चीज़ जो है वो इंसान को हमेशा आगे रखती है, सर फहरिस्त रखती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप इसे इख्तियार कर लेते हैं तो आपकी फील्ड के कोई भी चैलेंजेस हैं, आप उनका यूँ चुटकियों में जिसे कहते हैं कि आप मुश्किलात का सामना भी कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। साथ यहाँ पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी क्योंकि फैसलाबाद शोबिस के हवाले से थोड़ा सा मैं अनलकी समझती हूँ। यहाँ पर उस तरह से शोबिस की हवाले से एक्टिविटीज़ नहीं होती। आप शोबिस को भी कवर कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि फैसलाबाद में आप शोबिस को किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, ये जैसे एक मॉडल के लिए चैलेंजिंग है फैसलाबाद में, जब वो मॉडलिंग को लेके ऐसे चलना है, ऐसे एक जो बीट रिपोर्टर है खासकर शोबिस का, उसे बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ पर न्यूज़ निकाल के लाना होती है शोबिस की, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, शोबिस की सारी जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर है, जिसमें हमारे एक्टर्स भी आते हैं, दिगर भी आते हैं। इधर से मतलब खुद शोबिस वाला बनना उनके साथ, जैसे अब ये मॉडलिंग फील्ड है, डिज़ाइनिंग फील्ड है, इसके अलावा दिगर जो एग्जीबिशंस हैं या दिगर जो भी शोबिस से रिलेटेड है, उसमें ये होता है कि खुद उनके अंदर खुबना पड़ता है, फिर ही आप जाकर जो है ना वो जिसे कहते हैं शोबिस रिपोर्टर बनती हैं। मुझे भी ये 3 साल हो गए हैं करते। पहले बड़ा चैलेंजिंग फेज था, समझ नहीं आती थी कि बंदा कहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि शोबिस जाहिर सी बात है इंटरटेनमेंट, जैसे आपने बिल्कुल कहा, बहुत ज़्यादा लकी है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो भी मॉडल्स होती हैं, डिज़ाइनर्स होती हैं, वो फैसलाबाद को स्किप करके लाहौर की तरफ जो है वो जाती हैं, क्योंकि एक जगह वो भी ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो ब्रांड की प्रमोटिंग है, ब्रांडिंग है, वो ज़्यादातर लाहौर है, तो मॉडल्स डिज़ाइनर्स ने भी उधर ही जाना जहाँ से उनकी इनकम जनरेट हो। तो इस वजह से ये बड़ा चैलेंजिंग फेज था मेरे अपने लिए कि फैसलाबाद में शोबिज को प्रमोट करना। और मजे की बात यह है क्योंकि दूसरी मतलब मीडिया जो इंडस्ट्री है, मीडिया फील्ड है, दूसरे जो शहर हैं, जो शहर है वहाँ पर शोबिस के रिपोर्टर ऑलरेडी हैं, और मतलब काफी, क्योंकि लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं, दीगर है, लेकिन फैसलाबाद में कोई ना शोबिस का रिपोर्टर है, वो आपको भी बेहतर तरीके से पता है, ना शोबिस का रिपोर्टर है और ना ही कोई जो वो इतनी एक्टिविटीज है। तो मतलब खुद अंदर गया, जो डिजाइनर्स थे, हालांकि चंद एक डिजाइनर्स हैं, चंद एक मॉडल्स हैं, तो डिजाइनर्स के साथ गया, उनके साथ फिर मतलब अपनी इंट्रैक्शन बनाई, और बड़े मुश्किल से अब 3 साल बाद थोड़ा सा हुआ है कि अगर कोई शोबिस एक्टिविटी आती है तो उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से साथ मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि आपसे पहले 41 में मैं भी शोबिस जो है वो देख चुकी थी, और वहाँ पर मुझे एहसास हुआ था, अंदाज़ा हुआ था कि फैसलाबाद में शोबिस जो है वो ना होने के बराबर है, और जो यहाँ के शोबिस स्टार्स हैं, जिन्हें मैं कहती हूँ कि एक्नॉलेज करती हूँ एफर्ट्स को, वो फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फैसलाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके बावजूद शोबिस में इस तरह से काम करना ये बहुत ज़्यादा, आप जिसे कहते हैं, एक्नॉलेजेबल है। तो यहाँ पर मैं आमना आपसे बात करना चाहूँगी कि मॉडलिंग के हवाले से ना ख़वातीन की जो पहली मुश्किल होती है ना, वो ये होती है कि घर वाले नहीं मान रहे होते। अब वो कहते हैं कि आप डॉक्टरी फील्ड चूज़ करें, डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छी टीचर बन सकते हैं, टीचर के लिए स्पेशली काफ़ी फोकस होता है। तो क्या आपके घर वाले जो हैं वो आसानी से मान गए थे जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हालांकि मेरी बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैंने काफ़ी शूट्स हद तक कर लिए थे, मैंने घर बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ या मैंने किए हैं। जब थोड़ा सा मुझे हो गया कि मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ आगे, देन मैंने घर वालों को बताया। बट अभी तक जो है ना, हमारे बाहर अगर हम सर्कल में देखा जाए तो मॉडलिंग को अच्छा नहीं समझा जाता बिल्कुल भी। तो इस हवाले से अभी तक मेरी फैमिली में कुछ करते हैं, बट अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब कोई भी फील्ड जो है वो मतलब गंदी नहीं होती। ठीक है, अगर आप खुद अच्छे हो तो हर चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको वही प्रोफेशन जो है चूज़ करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। बिल्कुल आमना, और आपने जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात की है। बहुत सारी लड़कियां हैं वो अपने करियर को इस वजह से नहीं चूज़ कर पाती हैं कि सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और किस तरह से वो रिएक्शन आएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि आप क्या, बल्कि हर लड़की जो अपना करियर चूज़ करना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जो है वो स्पेंड करना चाहती है, तो वो देखे कि उसकी जो बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं। अगर तो आपका करियर और आपकी बाउंड्रीज़ उस लिमिट में आ रही है तो आप ज़रूर अपना करियर जो है वो चूज़ करें। और मैं कहती हूँ कि इंसान का जो हौसला है वो इंसान को ऊंची उड़ान में, जिसे कहते हैं कि ऊंची उड़ान उड़ा सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत जो है वो हमेशा
फल लेकर आती है। यहाँ पर साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि शोबिस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे जो फैसलाबाद के नाज़रीन को मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी खबर आप सुनाएं कि फैसलाबाद में भी अब जो है कल्चर फेस्टिवल्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके जहन में या आपके आसपास कोई ऐसा फेस्टिवल नज़र आ रहा है जो आइंदा दिनों में फैसलाबाद में होगा? बिल्कुल, ये 24 और 25 अप्रैल को फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल लेकर आ रही है। ये आपने देखा कि अभी पंजाबी कल्चर फेस्टिवल था 2 रोज़ कबल, अब जो है वो दोबारा 24 और 25 अप्रैल को आ रहा है। वो भी जो पंजाब हुकूमत है उसकी कोलैबोरेशन के साथ, तो ना कि सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पंजाब में ला रही है, जिसमें कल्चर से रिलेटेड एक जो है वो 2 दिन का इवेंट आ रहा है। और ये बड़ी शुक्र है कि वो इस बात पर शुक्र करते हैं कि फैसलाबाद में भी जो कल्चर एक्टिविटीज आई, क्योंकि पिछला साल अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू इस साल, तो पूरा साल जो वो आर्ट्स काउंसिल ने भी 2 से 3 इवेंट्स किए। मतलब लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, उन्हें यहाँ पर फैसलाबाद में वैसे ना प्लेसेस कम है, बिल्कुल ऐसी है, एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें नहीं है, तो लोग खुद फिर आपको पता है आजकल जो डिप्रेशन लेवल है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए वो कहते हैं कि चलें अपनी फैमिलीज के साथ कल्चर जो इवेंट्स होते हैं या ऐसे दीगर इवेंट्स होते हैं अपनी फैमिली के साथ आए। अब ये जो अब 2 रोज पहले इवेंट हुआ, अब यकीन करें कि जो एडिटोरियम था वो पूरा भर गया था, इतना रश था, फैमिलीज आ रही थी। और आपको ये मजे की बात ये बताऊं कि पहले हिस्ट्री में हुआ है, अब पंजाब हुकूमत पड़ी हुई थी थिएटर्स के पीछे के फैमिली थिएटर्स। अच्छा, एज अ शोबिज रिपोर्टर आप भी, और पहले आप भी नहीं है और मैं भी अब हूँ, आपको कभी लगता था कि फैमिली आ सकती है थिएटर्स में? अब बिल्कुल भी नहीं। कल उन्होंने एक नूर महल थिएटर है उधर ड्रामा लगाया है, 200 के अराउंड बहुत फैमिलीज आई हैं। ये एक बड़ा चेंज है फैसलाबाद के लिए, क्योंकि लाहौर में आपने देखा वहां पर फैमिलीज फिर भी थिएटर की तरफ आती हैं एज अ फन कॉमेडी देखने के लिए, लेकिन फैसलाबाद में बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट नहीं था। मैं खुद, मेरे लिए शॉकिंग मूवमेंट था जब मैं उधर गया और मैंने देखा वाकई 200 के करीब फैमिलीज आ रही हैं। मतलब ये मैं एक ये भी पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई थिएटर में जो फैमिलीज हैं वो अगर थिएटर्स का रुख करना चाहती हैं तो फैसलाबाद के जो थिएटर्स हैं उधर फैमिली भी आ रही हैं, क्योंकि काफी देर आपको ये भी पता होता है ना, लोग अवॉइड करते हैं जहां पर जाहिर सी बात है लड़की हो, नौजवान हो, तो जहां पर फैमिलीज आए, तो अब ये भी एक एंटरटेनमेंट का नया जरिया खुल रहा है, जिसमें जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ साथ आर्ट्स काउंसिल की अच्छी काविश है कि जो थिएटर्स को उन्होंने फैमिली की तरफ लेके आया। अब मैंने आपके 2 बता दी, तो 24 और 25 अप्रैल को एक कल्चर फेस्टिवल और आ रहा है आर्ट्स काउंसिल में, इसके बाद और आप जो है वो फैमिलीज भी थिएटर्स का रुख कर रही हैं। बिल्कुल साथ, और ये बहुत ही अच्छी खबर है फैसलाबाद की आवाम के हवाले से, जिस तरह से आपने निशानदेही की है कि फैसलाबाद में एक तो जो तफहे हैं वो भी उस तरह से नहीं है, यहाँ पर पार्क नहीं है, सफारी पार्क का जो मंसूबा है वो मंजूर तो हुआ है, लेकिन अब इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो बाकी हैं। और इसमें जो फैसलाबाद में शोबिस का दोबारा से लौट कर आना, ये एक बहुत ही खुशाइन काम है, और जिसमें फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल और हुकूमत पंजाब की जो काविशें हैं हम उन्हें भी सराहते हैं। शोबिस के हवाले से मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद में कल्चर फेस्टिवल्स कब और कहाँ पर हो रहे हैं, और किस तरह से जो शोबिज़ है वो फैसलाबाद में दोबारा वापस हम देखने को हमें मिल रहा है। और शोबिज़ के हवाले से जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि अब जो थिएटर्स हैं उनमें भी फैमिली जो है वो अपना रुख कर सकती है, क्योंकि कल जो थिएटर है वो दोबारा, जो माजी के हवाले से हम बात करें, जब कल्चर ऐसा होता था थिएटर को जो है वो कल्चर के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो अब भी वो दिन वापस आ रहे हैं और थिएटर्स को देख रहे हैं कि फैमिली जो है वो थिएटर्स का रुख कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। इसी के साथ साथ अगर हम मॉडलिंग के हवाले से बात करें कि नौजवानों को मॉडलिंग में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब जो मॉडलिंग है वो फास्ट फील्ड हो गई है, वास्ट भी हो गई है और फास्ट भी हो गई है। सोशल मीडिया ने जो है मॉडलिंग के ट्रेंड्स को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। इससे पहले हम देखते थे कि अगर किसी ने मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करना है तो उसे पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, कैट वॉक्स किस तरह से करनी है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो इस ट्रेंड को बहुत हद तक चेंज कर दिया है। मॉडलिंग पे या मॉडल्स पे इसका किस तरह से असर हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आमना, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आप कितने जो शोज़ अभी तक कर चुकी हैं, कितने शूट्स कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ पर? मैं इस्लामाबाद में काम कर चुकी हूँ, मैं लाहौर में कर रही हूँ, फैसलाबाद में काफ़ी मैंने काम किया है। अब मूव कर रही हूँ इंशाल्लाह कराची की तरफ, क्योंकि फैसलाबाद में इतना मॉडलिंग की तरफ रुझान नहीं है।
कराची की तरफ ज़्यादा है, तो शोज़ मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी। ठीक है। और आपने डिफरेंट सिटीज़ में फैसलाबाद को भी रिप्रेजेंट किया है, जी। तो एक कॉमन चीज़ आपने वहाँ पर फैसलाबाद देखी हो जो आप बताएंगे ये तो मेरी सिटी में भी है, और इसी तरह से एक डिफरेंस के शोबिस के हवाले से जो आपने फैसलाबाद में देखा है कि ये बात फैसलाबाद में भी होनी चाहिए थी? फैसलाबाद के जो लोग हैं ना, वो मतलब हम्म, काफ़ी घुल मिल जाते हैं। जो हम्म, अदर सिटीज़ में है वो थोड़े एटीट्यूड वाले रहते हैं, हम्म, तो मुझे ये चीज़ बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, और वहाँ पे जाके थोड़ा करना वो थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल होता है। और जो डिफरेंस आप देख रही हैं कि बाकी सिटीज़ में है और फैसलाबाद में भी होना चाहिए? नहीं, इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। सही, मतलब जो जी। फैसलाबाद है वो बेस्ट है, और वैसे जी, भी फैसलाबाद हमारा बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फैसलाबाद के लोगों के हवाले से ये बात वाकई मशहूर है, ये बात फेमस है, मशहूर है कि जहाँ जहाँ पर भी फैसलाबादी जाते हैं वहाँ वहाँ पर फैसलाबाद की जो हंसी और मुस्कुराहट है वो बिखेरते हैं, और ये लोग बहुत लविंग होते हैं फैसलाबाद के साथ। यहाँ पर मैं आपसे बात जी करना जी। चाहूँगी कि जिस तरह हम थिएटर के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने देखा था कि माजी में मतलब एक सदी पहले थिएटर को हम देखते थे कि डिफरेंट ट्रेंड्स को प्रमोट करते जी जी। हुए, ठीक है, फैमिलीज आती थी, वहाँ पर एक टॉपिक होता था, और उस टॉपिक की जो आउटकम्स थी वो सोसाइटी से इंटरकनेक्ट करती थी। तो अभी जिस तरह से आपने बताया कि 200 फैमिली ने थिएटर्स का रुख किया है, ये बात वाकई खुशाइन बात है। तो अब स्क्रिप्ट के हवाले से भी क्या वहाँ पर काम किया जा रहा है थिएटर्स में? स्क्रिप्ट के हवाले से अभी नहीं, स्क्रिप्ट तो काफ़ी देर पहले का उन्होंने चेंज कर दिया था, कोई अराउंड अबाउट 6 to 7 मंथ्स पहले ही स्क्रिप्ट पर काम होने, क्योंकि आपको पता है कोई भी मतलब चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है, अगर आप एकदम उसे चेंज बिल्कुल ऐसे। करो तो बिल्कुल नहीं आता। तो उन्होंने शुरू ही स्टार्ट स्क्रिप्ट से किया था। ठीक है। स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, फिर ड्रेसिंग पर आए, जो फनकार हैं उनकी ड्रेसिंग पे। अच्छा आपको बताऊं, ड्रेसिंग पर बड़े इशू बनते हैं, ठीक है, वो काफ़ी दफ़ा चेंजिंग करते रहे। ये जो फनकार हैं वो उस पर बैन भी की गई, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि पता है आप फिर स्टेट ही होती है, बिल्कुल। उसके साथ मिलकर बिल्कुल चलना पड़ता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो स्क्रिप्ट से शुरू हुआ था, उसके बाद जो है वो ड्रेसिंग पर आया। अब उसके बाद जो मेन इशू इनका मतलब जो थिएटर मालकान है और जो हुकूमत है, वो उस पर वो रखे गाने, आपको पता है जैसे कि बिल्कुल। 5 गानों की इजाज़त होती है, हम्म। तो आप आजकल का थिएटर जो है वो 40 गानों की बेस पे बिल्कुल रहा ऐसे ही है। है। तो वो अपनी मर्जी से, पहले जब कोई पूछने वाला मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, तब जो है वो 7 से 8 गाने वो रखते थे। तो फिर जब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 5 से ज़्यादा गाने नहीं करने, तो इधर काफ़ी क्लैशेज आए थे, क्योंकि आपको पता है जो स्टेज अदाकार हैं वो भी मतलब उनकी भी बिल्कुल एक, मैं हाँ, समझ समझ सकती हैं बिल्कुल। आपके, वो भी चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाने करें। हर फील्ड का एक होता है ना कि मतलब शोहरत पाने का, तो वो मतलब ऐसी शोहरत पाती हैं कि जिसके उनका मतलब इस बेस पर उन्हें जो है वो प्रमोट किया जाता है कि इसके इतने गाने, इसने इतने गाने किए हैं ये। तो फिर गानों वाली बातों पे काफ़ी क्लैशेस हुए, लेकिन और अब अच्छी बात यह है कि बिल्कुल कल्चरल ड्रेसेस पहनकर जो है वो अगर मतलब गाने भी गा रही हैं तो वो गा रही हैं जो वाकई एक सकाफत जो है वो नज़र आती है पंजाब की में। अब जो भी गाने हो रहे हैं, पीछे उन्होंने गाने बैन कर दिए थे, लेकिन आपको पता है गाने बैन, क्योंकि वो भी एक सकाफत के साथ एक थिएटर की रौनक है गाने। तो फिर एक उनके दरमियान जो है वो एक माहिदा तय पाया कि हम जो है ना सकाफती कपड़े पहनकर तो उस पर गाने करेंगे, तो जिससे जो है वो थिएटर मालकान को भी नहीं इशू, जो अदाकारे हैं उन्हें नहीं इशू, और ना हुकूमत को इशू बिल्कुल। है। साथ इससे पहले थिएटर में अगर हम देखें गानों के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है, तो उनकी शायरी नामुनासिब हुआ करती बिल्कुल थी, ऐसे ही, जिसकी बिल्कुल वजह से ऐसे। इस पे पाबंदी लगी है। तो लेकिन अब थिएटर्स में ये जो तब्दीलियाँ आ जी रही जी हैं बहुत अच्छी आ रही हैं। कुछ जो हमारे थिएटर फनकार होंगे वो चाहते होंगे कि वापस जो थिएटर है, जो माजी में हम देख रहे थे, जो कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो तफरी के लिए होती थी, और एक तरफ ऐसे लोग भी होंगे जो कि मुखालिफत कर रहे होंगे कि नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है इसे चलने दो। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे, ठीक है, फनकार की जानिब से क्या मौक़िफ़ आ रहा है? अच्छा, हमेशा कोई भी थिएटर होता है ना जहाँ उधर बड़ा कोई फनकार आता है, जैसे बड़े नाम है, नसीम विकी है, अकरम दास है, सकावत नाज है, हमेशा जो ड्रामा जो है ना लोग उस करेक्टर को देखने, ड्रामे को देखने उसे आते हैं, ना कि गानों को। ये बहुत बड़ा चेंज है इसका, ये कि क्योंकि वो जो लोग हैं वो फनकार हैं, पॉलिश होके जाती हैं, दीगर चैनल्स के साथ साथ मूवीज में भी होते हैं, तो वो उनमें जो है वो एक पॉलिश आती है, पॉलिश होके आगे जाती हैं। और जब एक बड़ा आर्टिस्ट आता है ना, वो दूसरे जो उनके जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उन्हें भी यही मतलब कहते हैं कि जो ड्रामा है वो फनी करो, अच्छा करो, लोग गानों के पीछे ना आए, आपके ड्रामे के पीछे हैं। और वही जो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो इसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और वो पहले से ये चाहते थे कि ऐसे जो है वो स्क्रिप्ट बने जिसमें कॉमेडी हो ना कि गाने हो। जो आपको पता है फिर जो छोटे आर्टिस्ट हैं जो मतलब इस बेस पे ही आए हैं कि हमने जो है वो इसी से प्रमोट होना है,
खासकर स्टेज अदाकार हैं, उन्हें काफी एतराजात होती हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। मेन एतराजात यहाँ पर उनके बने हैं, जो बड़ा आर्टिस्ट है वो पहले भी यही चाहता था कि कॉमेडी ड्रामा हो ना कि वल्गर, और वो अभी भी इससे बड़ा खुश है कि मतलब इनकी मीटिंग्स बैठी हैं अज़मा बुखारी के, और काफी जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने खुद उन्हें मतलब एक आप कह लें उनसे दरखास्त की, अपील की अज़मा बुखारी से कि स्क्रिप्ट अच्छा अगर आप देंगे तो लोग खुद ही वापस आएंगे। स्क्रिप्ट पे चेंजिंग के बाद अब आप वो देख रही हैं लोग वापस आने लग गए हैं। ये अभी मैं आपको एक बड़े थिएटर की नहीं, एक नून महल छोटा थिएटर है फैसलाबाद का, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल साथ, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर थिएटर्स में फैमिली आ रही है, वहाँ की स्क्रिप्ट में बेहतरी आ रही है, और जो एक हम देख रहे थे कि माजी में आज से 10 साल से जो एक कल्चर चल रहा है कि वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, उस पर पाबंदी लग गई है, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इससे फैसलाबाद के शोबीज़ को भी हम देखेंगे कि फ़रोग मिलेगा। जिन फैमिली ने थिएटर्स का रुख करना बंद कर दिया था वो भी फैमिलीज आएंगी, और इसमें यकीनन जो थिएटर की जो इनकम है उनमें भी इजाफा होगा। तो हमें यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि फैशन ट्रेंड्स के हवाले से हमने बात की, बीइंग अ मॉडल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं आजकल इन हैं, ताकि ख़वातीन जो है उन्हें फॉलो करें। और क्योंकि समर में कहती हूँ कि वही काम होता है कि इसमें ड्रेसेस भी ज़्यादा बन रहे होते हैं, और साथ ही साथ हमें ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है। आजकल आपने न्यू ट्रेंड देखा, फर्शी शलवार बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट्स भी चल रही हैं, मिक्स एंड मैच चल रहा है। आपको सबसे पहले ये है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक आप फैशन करें, ठीक है, तो आप ज़्यादा इन्हेंस दिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्शी शलवार के हवाले से हमने देखा था कि ये ईद अभी गुजर के गई है, हर इंसान फर्शी शलवार ढूंढ रहा था, और कहीं पर तो लिखकर भी लगा दिया गया था कि अब हमारे पास फर्शी शलवार मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है। अगर आपकी जो स्किन टोन है वो ज़्यादा डार्क है तो आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स की तरफ ना जाएं, और इस तरह से अगर आपकी स्किन जो है इवन टोन में है तो आप जिसे कहते हैं वाइब्रेंट कलर पहने, आपको सूट करेंगे। और यहाँ पर साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं लाहौर में, ठीक है, ब्राइडल वीक्स भी होते हैं, फैशन वीक्स भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, कराची तो जिसे कहते हैं कि वो तो शोबीज़ का गढ़ है, फैसलाबाद में फैशन वीक्स नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो एक उस्मान भाई हैं और एक जैन भाई हैं, अगर मैं खुद आपको कह रहा हूँ अगर फैसलाबाद में शोबिज़ अभी तक जिंदा है ना तो इन लोगों की वजह से है। और ये जैसे कि आमना मॉडल है, सारा खान मॉडल है, दीगर जो मॉडल्स हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा जो भी थोड़ी सी बड़ी मॉडल बन जाती है वो अपने शहर को स्किप कर जाती है, लेकिन अभी तक अपने शहर में जो है वो रहना, अपने शहर को प्रमोट करना, क्योंकि आप अगर दूसरे शहर में भी मॉडलिंग के लिए जा रहे हो तो आपका नाम तो होता है कि फैसलाबाद से मॉडल आई है, ठीक है, अपने शहर को अभी तक प्रमोट करना है, बड़ी बात है। और इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो फैसलाबाद में शोबिज़ जिंदा है। अगर कोई मतलब कट्योर वीक या दीगर जो हो रहे हैं वो भी हो रही हैं, पर इसमें ना मैविश मसला ये भी है कि यहाँ पर ना एक तो कोई बजट नहीं, कोई इतना आपको बजट नहीं बढ़ता। फिर जब एक डिजाइनर है या एक कोई मॉडल्स हैं, फिर वो जब देखती हैं कि इधर हमें इस बजट में ये मिल रहा है और वही यहाँ पर वो स्किप करके जब लाहौर जाती हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री तो आपको पता है ही है, कंपटीशन जरूर है, वो हर जगह पर है, पर वहाँ पर ये है कि आपको इनकम अच्छी जनरेट हो जाती है, वहाँ पर बजट अच्छे देती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो आपको वहाँ पर जो है वो बजट्स बहुत अच्छे देती हैं। एक बड़ी वजह ये है कि इधर फिर बजट भी उस लिहाज से होते हैं क्योंकि शहर थोड़ा सा छोटा है, उस हिसाब से इंडस्ट्री नहीं है, तो एक बड़ी वजह यह है। लेकिन अभी भी मैं आपको वही जैसे मैंने बात कहा कि चंद लोग हैं जिनकी वजह से अभी शोबिज जो है वो फैसलाबाद में जिंदा है, उस्मान हो गया, जैन शेख हो गया, कि ये अपने शहर को प्रमोट कर रही हैं, इन्हें जो है वो सालों साल हो गई हैं, दीगर लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी जा रहे हैं, कट्योर वीक्स में भी जा रहे हैं, कराची तक, पर अपना शहर नहीं छोड़ के जा रहे। तो ऐसे लोगों का चाहिए जो अपना जो है वो अपने शहर को प्रमोट करें, खुद चाहें कि हम अपने शहर में एंटरटेनमेंट लें। बिल्कुल, और यहाँ पर साथ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें उस्मान साहब की आपने जिक्र किया, और इसी तरह से और भी गिने चुने लोग जो हैं जो फैसलाबाद में शोबिज़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं काम की घर से लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, हमें कब देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कपड़ा बनता है, तो यहाँ पर लोग आएँ फैशन शूट्स के लिए, यहाँ पर ब्राइडल वीक्स हों, तो ऐसा कोई हम माजी में तो इम्कान हमने कहते हैं कि माजी में देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, फ्यूचर में कोई इसका इम्कान हो कि शोबिज़ की फील्ड में बेहतरी आए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक खुद सनती शहर है जहाँ पर खुद कपड़ा बनता है, और कपड़े, डिजाइनर और मॉडल, ये इनका तीनों का एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है।
लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि फैसलाबाद में अच्छा आप ये देख लें, आप बड़े बड़े ब्रांड यहाँ से कपड़ा लेते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे शहरों में जो है वो वहाँ पर जाके उनके आउटलेट्स भी बनाए जाते हैं सारा कुछ, और डिज़ाइनर्स भी वहाँ पर जाते हैं। इसमें मैंने वही कहा कि अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता शोबिस की तरफ आ रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, फैसलाबाद के जो मतलब शहरी हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि हम जो है वो लाहौर जाती हैं, इस्लामाबाद जाती हैं, कराची, दीगर शहरों में, बड़े शहरों में जाते हैं शॉपिंग करने, तो क्यों ना हम अपने शहर में जो है वो रहें। इसी वाले से आइंदा देखने को मिल तो रही हैं, मतलब ऐसे काफ़ी प्लान्स बनाए जा चुके हैं पहले भी, जो डिज़ाइनर्स हैं और दीगर जो ये मॉडल्स वगैरह इनकी तरफ से, वो बात पर फिर वहाँ पर आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के साथ 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 यहाँ पर अगर नेटवर्किंग हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, जी। कि सारे डिज़ाइनर्स मिलकर एक मीटिंग करें, मॉडल्स मिलकर मीटिंग करें और देखें कि शोबिस के हवाले से कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से चैलेंज है, फंडिंग के हवाले से टैलेंट जो है वो फैसलाबाद में कूट कूट के बढ़ाए, और इसके अलावा जो शोबिस के हवाले से क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। कल्चर, सकाफत किसी भी शहर की पहचान होती है, और फैसलाबाद इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लगी है कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर नामवर फ़नकार पैदा हुए और जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। अब पाकिस्तान की फैसलाबाद की शोबिस इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी है, कौन कौन से इवेंट्स जो है फैसलाबाद में होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए आमना खान भी मौजूद हैं, अहमद साद जो हमारे शोबिस के रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद हैं। आमना, सबसे पहले मैं आपसे दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि शोबिस के हवाले से बात हो रही है और सोशल मीडिया का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि सोशल मीडिया ने मॉडलिंग के ट्रेंड बदल दिए हैं, तो आप क्या समझती हैं, इसमें मॉडलिंग में बेहतरी आई है या जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो गया? क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो गया। देखिए आजकल ये है कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए, 2-4 रील्स लगाए और वो आपको प्रमोट कर देती हैं, ठीक है, वहाँ से ब्रांड्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। निस्बत पहले देखा जाता था कि बहुत स्ट्रगल की जाती थी, पोर्टफोलियोज बनवा रहे हैं, शूट्स, मतलब बहुत स्ट्रगल थी। बट अब जो है वो इस चीज़ में एक तो आसानी भी हो गई है, बट ये है कि जो स्ट्रगल कर रही थी उनके लिए थोड़ा है डिफरेंस आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम माजी के हवाले से बात करें, पोर्टफोलियोज होते थे, बाकायदा एक ट्रायल शूट होता था, उसके बाद जो है वो मॉडल को सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब जिसके पास फ़ोन है और जिसके पास सोशल मीडिया ऐप है वो भी मॉडल बन सकता है। लेकिन जो एक मॉडल की पहचान होती है, उसकी कैटवॉक, उसके एक्सप्रेशंस, वो वहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हुआ है। साथ इस पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी क्योंकि आप भी शोबिस को देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया ने एक तरफ तो लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया है, लाइफ के कैनवस को बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया है, तो क्या मॉडलिंग पे कंप्रोमाइज़ हुआ है या मॉडलिंग के ट्रेंड्स को प्रमोशन मिली है? अच्छा, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया कि पहले जैसे कि आमना ने कहा कि मुझे मॉडल बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो अब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कर रहा है ठीक है, असल में कर रहा है मतलब फिजिकली तौर पे वो अगर कर रहा है तो वहाँ पर इशू क्रिएट कर लेते हैं। वो जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, दीगर जो ऐप्स हैं वहाँ पर हर बंदा मॉडल बना हुआ है और तब वहाँ पर उनकी फैमिलीज को भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि मॉडल बना है जो मर्जी। वही आप जो है वो उससे 3-4 साल पहले चले जाएं, पहले का दौर देख लें जब ऐप्स इतनी नहीं थी, तो तब जो है वो काफ़ी इस चीज़ को बुरा समझा जाता था कि मॉडलिंग ये चीज़ है, मतलब इसे मतलब फैमिलीज नहीं अच्छा समझती। अब इसे बुरा कहीं अच्छा कहीं, मतलब इसकी नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन अब जो फैमिलीज हैं वो कहती हैं ठीक है हमारा बच्चा जो है वो मॉडलिंग कर रहा है, ऐप्स पे कर रहा है, कोई नहीं। हालांकि जो ऐप्स पर ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो फिजिकली आपको इतनी दुनिया नहीं देखती जितनी आपको ऐप्स के थ्रू देखती है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेंज दोनों साइड्स हैं। पर जैसे कि एक जो मॉडल है जिसने स्ट्रगल की होती है सालों साल, स्ट्रगल करके मुख्तलिफ शहरों में मॉडलिंग करके आगे आई होती है, और एक बंदा जो है वही अपना अकाउंट बना लेता है, उस पर जो है वो प्रमोशन लगा देता है जो भी, तो वो जो है वो एक साल से भी पहले मॉडल बना होता है, ब्रांड जो है उसके पास जाती हैं। तो ये एक नाइंसाफ़ी भी है उन मॉडल्स के साथ जिन्होंने जो है वो साल करके स्ट्रगल बिल्कुल एक अरसे से जो मॉडलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने एक तो ट्रेंड चेंज किया जो कि बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक क्लिक पे या अगर किसी का टैलेंट है और वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि बहुत साल से इस फील्ड में कनेक्टेड थे, वो थोड़ा सा उनकी जिसे कहते हैं इनकम पे भी थोड़ा सा फ़र्क आया और कंप्रोमाइज़ हुआ है। यहाँ पर साथ आपसे ये भी डिस्कशन करूँगी कि फॉलोअर्स की बड़ी गेम है, ठीक है, आजकल अगर जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स
ज़्यादा हैं, जिसके फेसबुक पे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसे मॉडल चूज़ करेंगे। तो क्या फैसलाबाद में भी ऐसे ही है कि अगर किसी मॉडल ने शूट करना है तो सबसे पहले उसका पूरा पोर्टफोलियो पहले पिक्चर्स के ज़रिए देखा जाता था, अब ये 3 ऐप्स के ज़रिए देखा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। इन रहने के लिए अब जो है वो अपने आप को जो है वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए गुजरते वक्त के साथ। अब ये आमना भी आपके सामने है, इनसे पूछ लें कोई इनकी मॉडल्स होंगी जो जिन्होंने जो अपने आप को वक्त के साथ जो है वो अपडेट नहीं किया, वो अभी भी वहां पर ही होगी, उधर की उधर, क्योंकि फिजिकली तौर पर अब आपको ना कोई ब्रांड्स मतलब आपको लेते हैं कि हमारी जो वो आके एडवर्टाइजमेंट करे। हर कोई बंदा जो है वो देखता है फॉलोवर्स पे, फॉलोवर्स पे उन्होंने देखना इसके इतने फॉलोवर्स हैं, अच्छा इतनी ऑडियंस, इससे इतनी ट्रैफिक हम इससे गेन कर सकते हैं, अपनी तरफ ला सकते हैं, वो उन्हें जो है वो उन्हें पिक करेंगे एज कम्पेयर टू फिजिकल मॉडल को। तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग है। फैसलाबाद में भी ऐसे ही है। अच्छा फैसलाबाद में आप यकीन करें कोई ऐसे काफी ऐसे मतलब ना कि सिर्फ लड़कियां, लड़के ऐसे हैं कि मतलब जिन्हें मॉडलिंग का बे भी नहीं पता, पर ब्रांड्स उन्हें जो है वो पिक कर रहे हैं, पिक करके अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करवा रही हैं। उसकी वजह क्या, सिर्फ फॉलोवर्स कि उन्हें आप यकीन करें अगर वो एक रैंप पे जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता कि हमने कैसे किस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन किस वजह से वहां पर कंपनी भी कंप्रोमाइज कर जाती है कि हमें इसकी तरह हमें ऑडियंस आ रही है, ट्रैफिक आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये एक बड़ी वजह ये कि अब लोग जो है ना फिजिकली तौर पर आपको नहीं देखते कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, आपका कैरियर कितना है, होगा एक हद तक होगा, लेकिन लोग उससे कंपेयर करें अगर दूसरी एप्स के जरिए वो देखते हैं अच्छा इसका एज पोस्ट टू के 1 मिलियन फॉलोवर है, वो कहेंगे 1 मिलियन ऑडियंस इससे देखेंगी, हमारे प्रोडक्ट को देखेंगी, तो हम जो वो इसे मतलब आम मॉडल की बजाय इसे हम जो है वो लेते हैं अपनी एड में। बिल्कुल इसी तरह से अब तो मॉडलिंग की जो फील्ड है वो इतनी वास्ट हो गई है कि आप अपनी एक स्टोरी का शाउट आउट लगाएं हैं और उस पर इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं या इंस्टाग्रामर हैं वो कमा रहे हैं। यहाँ पर आमना आपसे भी मैं सेम इसी क्वेश्चन पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि जो फॉलोअर्स हैं वो ख़रीदना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फॉलोअर्स को कमाना, उन्हें एक रैप करना और एक लंबे अरसे तक अपने साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ मॉडलिंग के ट्रेंड्स भी बदल गए हैं, जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा पीआर बढ़ेगी। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा है बीइंग अ मॉडल आपके लिए? अब बहुत ज़्यादा, मतलब ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी, बट आजकल यही देखा जा रहा है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ब्रांड्स जो है उसको ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है, अब कुछ फैमिलीज इश्यूज की वजह से है, बट ये है कि वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, बट वो सोशल नहीं है, तो उनको इतना वो जो है वो प्रमोट नहीं करते। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर उनको आगे लेके आए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसमें टैलेंट है ना, आप उसको आगे लेके आए, ना कि आप फॉलोअर्स की निस्बत जो है वो आप देखें कि हमें बिल्कुल ऑडियंस एक प्रॉब्लम आ जाती है। फॉलोअर्स एक तरफ अच्छी बात भी है कि जहाँ पर पूरी दुनिया जो है हमें सोशल मीडिया पे देख रही है, अगर हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग हमारे जिसे कहते हैं टैलेंट को देखेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ हमारी जो रील है वो वायरल हो रही है और जहाँ जहाँ हमारा जो ऐड है, बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर भी ऐड चल रहे होते हैं, तो इसमें एक अच्छी इनकम जनरेशन भी है, एक अच्छा स्कोप भी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है। तो वो लोग जो कि मॉडलिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन्हें मैं ये बात सजेस्ट लाजमी करूँगी कि वो करंट जो ट्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं अवेयर रहें, इन प्रॉब्लम्स को समझें, और सोशल मीडिया पे जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेहतरी लेकर आई जाएगी। फैसलाबाद में इसके हवाले से सिनेमास में क्या वर्किंग चल रही है, कौन कौन सी नई मूवीज़ आ रही हैं, यहाँ के जो स्टार्स हैं उनके मसाइल क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद में इंटरटेनमेंट के हवाले से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो नौजवान जो कि मॉडल बनना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या स्कोप है फैसलाबाद में रहते हुए, क्योंकि फैसलाबाद में अगर हम देखते हैं कि शोबिस के हवाले से बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं देखने में आते, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैसलाबाद में शोबिस को ज़िंदा रखे हुए हैं। यहाँ पर शूट्स भी होते हैं, थोड़े बहुत फैशन शोज़ जो हैं वो हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि यहाँ पर इस शहर में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो नौजवान मॉडलिंग की
फील्ड से कनेक्ट रहना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ट्रेंड्स के हवाले से अपडेट रखें। कुछ चैलेंजेस होते हैं हर फील्ड के, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी फील्ड में जो है वो आपको बहुत आगे लेकर आती है। अगर आपने अपना एक टारगेट सेट किया है, अपना एक मोटिव आपने सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी जो है कामयाबी वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आमना खान भी मौजूद हैं, अहमद साद भी हमारे शोबिज़ रिपोर्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की शोबिज़ के हवाले से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं जो आज भी इस शहर में काम कर रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंडिंग नहीं है, इनकम जनरेशन उस तरह से नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन से मसाइल जो हैं फैसलाबाद के आर्टिस्ट को देखने को मिल रहे हैं? फैसलाबाद के थिएटर हो या सिनेमाज हो, क्योंकि हम थिएटर वाले जो होते हैं उन्हें आर्टिस्ट समझते हैं, होते भी हैं बिल्कुल मॉडल्स आर्टिस्ट इंडस्ट्री, लेकिन जो सिनेमा इंडस्ट्री है जो उसके बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं हमारे लिए वो आर्टिस्ट नहीं होते। इधर जो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड भी जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लेकिन आर्टिस्ट सपोर्ट फंड में भी जो है वो सिनेमा के जो वर्कर्स हैं उनके लिए वहाँ उसमें कोई जो है वो फंड नहीं जारी किया गया। तो ये भी एक नाइंसाफ़ी कह लें, क्योंकि एक आपको जो है वो कोई भी इंटरटेन कर रहा है, आपको एक मूवी के ज़रिए इंटरटेनमेंट कर रहा है, बैक एंड पे तो उसकी कोई ना कोई काम कर रहा है ना। तो इधर सिनेमा ले लें, थिएटर ले लें, मॉडलिंग ले लें, हर फील्ड में जो है वो काफ़ी स्ट्रगल है, चैलेंजिंग फेसेस जो हैं वो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ते हैं मुख्तलिफ। क्योंकि थिएटर आपको पता है छोटे आर्टिस्ट यहाँ, हालांकि यहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट, इस थिएटर से बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो गए हैं, जिन्होंने जो है फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। ऐसे मॉडल्स भी गए हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री है ना उसका बहुत बुरा हाल है। सही। क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं आ रही। फिल्म्स अगर प्रोड्यूस होती भी हैं, वो करते भी हैं, रिलीज होती भी हैं, एक तो ईद की ईद होती हैं, दूसरा उनका उस तरह से स्क्रिप्ट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता। अब पिछले दिनों एक मूवी आई थी फिल्म, उन्होंने जो है वो 30 मिनट की मूवी निकाल दी। सही। तो मतलब ये शॉकिंग मूवमेंट है कि 30 मिनट की मूवी देखने के लिए कौन सिनेमा का रुख करेगा। दूसरे मुल्कों की मूवीज आपको वैसे पता है बैन है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज कम आने की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री पर जो है वो बहुत बड़ा बुरहान है, जो खासकर फैसलाबाद में। क्योंकि जो दूसरे शहर हैं उधर फिर भी लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, एंटरटेन होते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो कहती हैं कि अगर हमने मूवी देखने आना है, कोई मतलब खास मूवी भी नहीं है, हमने जो सिनेमा देखने आना है, एज कम्पेयर टू हमारे जो दीगर ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स हैं या जो भी हैं, हम उधर बैठकर जब वो आराम से देख लें। बिल्कुल इसी तरह से साथ पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। हमारे जो ड्रामाज हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखे जाते हैं और उससे एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है, अप्रिसिएशन भी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ अगर मूवी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, यहाँ पर मूवी उस तरह से नहीं बन रही। फिल्म्स जो पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है, कुछ अच्छी फिल्म्स आती हैं लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम्स में आती हैं, जैसे ईद हो गई या कोई भी इवेंट हो गया, उस हवाले से आ रही हैं, जिसकी वजह से जो सिनेमा है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपनी ड्रामा इंडस्ट्री पे इतना फोकस कर रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी क्यों पीछे रह गई है? ये ड्रामा इंडस्ट्री हमारे देख लें, फिल्म सिनेमा में लोग देखने नहीं आते और ड्रामा जो होते हैं उनके लास्ट एपिसोड जो है वो लोग देखने आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, वो जो ड्रामा के एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उन्हें जो है वो फिल्म के लिए दे देते हैं। हालांकि जो हमारे साथ वाले अगर आप ममालिक में देखें वहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। ड्रामा के लिए अलग एक्टर और एक्ट्रेस हैं और फिल्म के लिए अलग है। फिर लोग कहते हैं यही जो है वो एक्टर हम जो है वो ड्रामों में देखते हैं, यही फिल्म में, और वो उस तरह से फिल्म को जो है वो मतलब अपना एक्ट भी नहीं परफॉर्म कर सकते फिल्म के लिए जिस तरह के जो है वो ड्रामे के लिए हालांकि बेहतर करते हैं, उस तरह से जो फिल्म के लिए नहीं करते। तो ये एक तो जब वो सेम करेक्टर ड्रामा और फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ा है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जो ग्रो नहीं होने देता। और उसके साथ ये कि जैसे राइटर्स कह लें, हालांकि अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। अब एक फिल्म थी मौला जट, उसने पूरे वर्ल्ड में जो है वो रिकॉर्ड तोड़े। पाकिस्तानी फिल्म थी, क्या थी, उसका स्क्रिप्ट अच्छा था, उसका राइटर अच्छा था, इक्विपमेंट अच्छे दिए थे, स्क्रिप्ट बहुत मजे का था, तो उसने पूरे जो है वो दुनिया में वो फिल्म जो है वो चली है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी मूवी नहीं है जो मतलब जो पाकिस्तान से बाहर भी मुश्किल से चल सके। तो मेरे ख्याल से जो करेक्टर सेम है ना
उनकी एक बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं हो सकती। बिल्कुल, 7 अच्छी मूवीज़ हमारे यहाँ बन रही हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद सिनेमाज़ में उस तरह से रश नहीं होता। क्योंकि अगर लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि रिपीट्स पे भी लग रही होती हैं, पुरानी मूवीज़ भी आ रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नई मूवी आ रही है तो वही चलाई जाती है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, जैसे अभी आपने बात की कि 30 मिनट्स की मूवी चला दी है, और जिसमें अगर कोई आए भी होंगे तो वो घर जाकर बता रहे होंगे कि नहीं, सिनेमा तो न जाएं, हम घर बैठ के जो है ये मूवी देख लेते हैं, इसे प्रेफर कर लेते हैं। तो आमना, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम फैसलाबाद के फ्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो लोग जो मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से, जैसे कहते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं, कौन कौन से जो मुश्किलात हैं, सबसे पहले तो इस हवाले से हमें बताएं। मॉडलिंग में आने के लिए मुश्किलात तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि पहले हमने बात की थी, सबसे पहले फैमिली को एग्री करना, क्योंकि लोग अच्छा नहीं समझते। मेरे ख्याल से आज का दौर जो इतना चल रहा है, मतलब आप इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना ले, वहाँ से आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं, वहाँ से ब्रांड्स आपको उठा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी मुश्किल नहीं रह चुका। सही जी। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, आप चाहती हैं कि जो लोग फील्ड में आना चाह रहे हैं, एक तो अपने सोशल मीडिया पे अपेयरेंस है, उसे जिसे कहते हैं कि बहुत स्ट्रांगली सामने लेकर आएँ, रील्स बनाएं, और इसी के साथ साथ जैसे हमने भी बात की कि फैमिली अब नहीं इतना इशू करती है, ठीक है, कुछ लोग हैं, हाँ, जो आज भी इस माइंडसेट को लेकर चल रही हैं, लेकिन अब तो जिसे कहते हैं कि ये भी देखने को आता है, पेरेंट्स खुद बच्चों को कह रहे होते हैं कि आपके फॉलोअर्स क्यों कम है, वो साथ वाले के तो इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, अब सोशल मीडिया की इतनी, जिसे कहते हैं कि फास्ट लाइफ हो गई है। तो साथ यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इवेंट्स के हवाले से आपने बताया कि 24-25 को या 23-24 को फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में इवेंट हो रहा है, तो फैशन वीक के हवाले से कोई अपडेट हैं कि हम कब तक देखेंगे कि यहाँ पर जो है फैशन वीक्स हों? अगर माजी के हवाले से बात करें तो कितने फैशन वीक्स जो हैं वो फैसलाबाद में हो चुके हैं? अच्छा, फैशन वीक्स की इधर ये है कि इधर ना एग्जीबिशंस बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, ठीक है, जहाँ पर दूसरे शहरों से आके जो है ना लोग अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पर लोग सामने रखती हैं। अगर वही लोग जो है उसे हम आप फैशन वीक में बदल लें या फैशन शो में बदल लें तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वो अगर एक एग्जीबिशन में कोई अपना स्टॉल लगाता है तो वो भी फिर वो कहता है कि जितने का मैंने वो बजट दिया इतने यहाँ से मैं निकाल कर जाऊँ, फिर आपको पता है फिर उसे आपने फैशन वीक में कन्वर्ट करना तो बहुत बड़ा एक बजट है। पीछे फैशन वीक हुए थे लेकिन उस हिसाब से नहीं हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया कि 2 से 3 लोग हैं फैसलाबाद के, उस्मान है, जैन है, जो कि करवाती हैं, ठीक है, पर वो आप देखें ना एक बंदा किस हद तक करवा सकता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कि जब आपने हर चीज़ को एक इन्वेस्टमेंट एक बजट के अंदर मैनेज करके उसे करवाई जाना, फिर आगे आगे आपको पता है जैसे जैसे दौर जा रहा है तो बजट भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस तरह से फिर कोई भी जो डिज़ाइनर है ना वो पूरा अपने बेस पे नहीं खेलता, उसका ये होता है कि चले अगर एक मेरा मतलब डिज़ाइनिंग कॉर्नर है तो साथ दूसरे शहरों के मतलब दूसरे डिज़ाइनर्स भी आ जाए दूसरे शहरों से, और आते रहे भी हैं इधर, फैशन वीक्स होते रहे भी हैं, पर फिर लोग ये कहते हैं कि इधर मैंने पब्लिक की भी बात है कि इधर की जो पब्लिक है वो कहती है फैसलाबाद को छोड़ें, हम लाहौर और कराची जाके करते हैं, वो यहाँ से जो है वो शॉपिंग ही नहीं करते। इसमें नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद साद, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आमना खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। फैसलाबाद में शोबिज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि इसमें निखार की ज़रूरत है और जिसके लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। मौसम बदलता है तो ख़वातीन जो हैं वो अपने पहनावे भी बदल लेती हैं, और समर में कौन से ट्रेंड्स इन है, कौन से कलर के जो है वो ड्रेस बनाने चाहिए, शलवी जो फर्शी शलवार है वो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, किन लोगों पे सूट करती है, इस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी उससे पहले, डिस्कशन से पहले जो है हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा दूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सारा खान ने, फैसलाबाद की बहुत मशहूर मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच सारा फॉर ज्वाइनिंग अस। और सेकेंडली जो हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद के एक नामवर नाम है, फैसलाबाद में फैशन को है वो जिंदा रखे हुए हैं, उस्मान अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं आपके डेजिग्नेशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दूं कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छे से यहाँ फैसलाबाद में फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ सारा मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी कि आपकी मॉडलिंग के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया? मैंने अपना मॉडलिंग का जो स्टार्ट लिया था, आई थिंक 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं और स्टिल मैं इसी फील्ड में हूँ और बहुत अच्छा फील्ड है। लाइक
मज़ा भी आता है और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं। ठीक है, 6 से 7 साल आपने इस फील्ड में गुजारे हैं जी जी। और अभी के अगर ट्रेंड्स के हवाले से बात करें तो आप क्या समझती हैं कि 6 साल से अब तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा? ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हुए हैं मॉडलिंग के? ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि ट्रेंड के साथ साथ हमें चलना पड़ता है, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है और ट्रेंड के मुताबिक हर चीज़ को मैनेज करना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने फैसलाबाद में भी आपने मुझे बताया कि इवेंट्स किए हैं, डिफरेंट फैशन वीक्स किए हैं, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर आपने जो है वो काम किया? उसके अलावा मैंने डिफरेंट सिटीज़ में अच्छे इवेंट्स किए हुए हैं, शोज़ किए हुए हैं। इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, लाइक जितनी भी है ना पंजाब सिटीज़, उनमें सब में मैंने किए हुए हैं शोज़। सही, और फैसलाबाद के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और फैशन के हवाले से बात करें यहाँ पर फैशन की एक्टिविटीज़ उस तरह से हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि फैसलाबाद में फ़ैशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। उस्मान साहब, मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूँगी कि अभी ईद के बाद जो है वो शादियों का सीज़न होता है, तो ब्राइडल ट्रेंड्स क्या हैं आजकल? ब्राइडल ट्रेंड्स में आजकल जो है मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्राइडल है वो ऐसा ड्रेस पहनना चाहती है कि जो मतलब डिफरेंट हो, टोटली डिफरेंट हो। उसमें हमारे जो है मोस्टली जो फर्स्ट टिका होता है वो रेड कलर में, मैरून कलर में, और उसके ऊपर गोल्डन जरी का काम ना लाइक करती हैं। और फिर दूसरा जो है हमारे फैसलाबाद में जो मोस्टली ट्रेंड्स हैं या लाहौर लेवल पे, तो क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो ब्राइडल को वो ड्रेस पहनाना चाहती हैं कि जो किसी के पास भी ना और किसी ने वेयर भी ना किया हो। सो इसलिए उसमें बहुत सारे आइडियाज, ट्रेंड्स हम चेंज करते रहते हैं, कलर्स भी चेंज करते हैं ताकि लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिले। बिल्कुल, इसी तरह से अगर ब्राइडल ट्रेंड के हवाले से बात करें तो आजकल जिसे कहते हैं फिश टेल लहंगा भी देखने को मिल रहा है, और मेहंदी के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले तो माजी में देखते थे कि येलो कलर इस्तेमाल किया जाता था ड्रेसेस में भी, डिकोर में भी, तो अब भी क्या इसी कलर का ट्रेंड है? मैंने बेसिक तो हमारा जो है ना वो ट्रेंडली मतलब येलो कलर हो गया, या मतलब वाइट के साथ येलो हो गया, या हमारे ऑरेंज कलर मतलब जो मोस्टली हमारे मेहंदियों पे ना वेयर करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे जो है ना वो एंटीक कलर्स आ गए हैं, बड़े शार्प कलर जो हैं वो अच्छे लगते हैं। और फिर पहले होता था आपने कुर्ता और शलवार वेयर किया ना, हमारी जो फीमेल होती थी, अब जो है शरारा भी पहनते हैं, गरारा भी, और फिर उसमें और बड़े हेवी किस्म के ड्रेसेस आजकल जो है वो फीमेल्स रेडी करवाती हैं अपनी मेहंदी के लिए। ठीक है सारा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ब्राइडल शूट्स भी किए होंगे जी, जी। और जिसे कहते हैं कि 6 साल से आप इस फील्ड में हैं, जी, तो जी। 6 साल पहले ब्राइडल ड्रेसेस में क्या डिफरेंस था और आज क्या? 6 साल पहले तो मेरा ख्याल, जहाँ तक मुझे लगता है, पहले वो ज़्यादा रेड और मैरून की तरफ होता था, लेकिन अब जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, यू नो, कि हर चीज़ अपडेट हो रही है। ठीक है। तो अब वो कलर्स भी लाइक गोल्डन में आ गया, आतिशी में आ गया, शॉकिंग पिंक में, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वो ब्राइडल जो है वो कलर्स भी अपडेट कर रही हैं। तो ये अच्छी चेंजिंग है, लाइक होना चाहिए। मैं तो इंस्पायर हूँ और अच्छा लग रहा है कि ब्राइडल जो है वो अपने जो जोड़े का इंतखाब करती हैं उसमें डिफरेंट कलर्स के सिलेक्शंस कर रही हैं। बिल्कुल, इसी तरह से अगर हम देखें कि माजी में रेड कलर को ही ब्राइडल का कलर बिल्कुल। कहा जाता था, लेकिन अब देखते हैं कि इवन के कुछ लोग, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं कि ब्लैक कलर के ड्रेस भी अब बिल्कुल, पहन रहे हैं। बिल्कुल ये ट्रेंड ऐसे। भी हम देखने को मिल बिल्कुल। रहा है। मेकअप के हवाले से सारा मैं आपसे बात करूंगी जी, क्योंकि जी। गर्ल्स जो हैं वो आपको रोल मॉडल समझती हैं। तो बिल्कुल। मेकअप समर में किस तरह से करना चाहिए? बहुत ज़्यादा हैवी बेस तो नहीं लाजमी चूज़ करनी चाहिए, तो कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स करती हैं अगर जो लड़कियां हैं मेकअप करते हुए, और कौन कौन से डूज और डोंट्स के हवाले से हम बात करें अगर मेकअप की? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गर्मियों के लिहाज से हमें लाइट मेकअप ही करना चाहिए, बिकॉज एक तो गर्मी है, स्वेटिंग होती है, तो डार्क मेकअप तो वैसे ही वो सूटेबल भी नहीं लगता और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद लाइट मेकअप ही करती हूँ। ब्राइडल का तो पता है कि उसको वो ब्राइडल है, उसने डार्क करना है। और लाइट मेकअप में ये है कि आप मेकअप से पहले अगर अपना फेस वो आइस में डिप कर ले, तो वो ये है कि आपका मेकअप जो है वो स्टे लॉन्ग टाइम तक कर जाता है। ठीक है। बिकॉज मेरे डेली बेस पे शूट्स वगैरह होते हैं, तो मैं वो आइस फेशियल कह लें उसको, तो वो मैं करती हूँ। तो उससे ये है कि लॉन्ग टाइम मेकअप स्टे करता है और अच्छा रहता है, कवरेज अच्छी रहती है मेकअप ठीक है सारा, अगर हम मेकअप जो है ना वो रेगुलरली करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बिल्कुल अगर ऐसे ही बालों है। के हवाले से बात करें कि अगर हम आए रोज़ अपने बाल स्ट्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हमें देखने को बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल। तो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि आपका भी रेगुलरली मेकअप से सामना करना बिल्कुल। पड़ता है, बाल जो हैं वो ड्राई भी हो रहे होते हैं और उसके साथ स्ट्रेट भी हो रहे होते हैं, तो कैसे ख्याल रखा जाए?
उसमें ये है कि हमें अपने हेयर्स की केयर करनी पड़ती है, बिकॉज आई एम अ मॉडल। तो मॉडल के लिहाज से डेली बेस पे बालों को स्ट्रेट करना, रोल करना, तो डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल के हिसाब से वो फिर बालों को हीट भी दी जाती है। तो काफ़ी बालों के साथ बहुत से वो खेला जाता है बालों के साथ। तो लेकिन ये है कि हमें अपनी उसको बालों की ज़रा केयर भी रखनी पड़ती है, क्योंकि मॉडल लाइफ जो है वो इजी लाइफ नहीं है। उसमें आपको अपनी टोटली केयर भी करनी पड़ती है, बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। और फिर ये है कि आप वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग कर लें, अच्छा कंडीशनर, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, ताकि अपने बालों की जो है वो अच्छे से केयर करें। सही। और इस तरह से ये है कि आप अपने ख्याल रखते हैं, मॉडलिंग फील्ड में भी आना चाहते हैं, तो तभी आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का, अपने बालों का। और इसके लिए बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप 1 से 2 दिन में उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और आपके जो बाल हैं वो भी हेल्दी होंगे। यहाँ पर उस्मान साहब, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी कि हम फैशन ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आजकल या ईद से पहले हम देख रहे थे कि फर्शी शलवार का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन अब फर्शी शलवार भी कुछ लोगों को सूट करती है और कुछ लोगों को नहीं सूट करती है। तो इस हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। बिल्कुल, ईद से पहले जो है ये फर्शी शलवार, क्योंकि ये ना ओल्ड ट्रेंड है, मतलब ये नया नहीं है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक आप कह लें कि कुछ पैटर्न्स में कटिंग करके उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उन्होंने इसको न्यू जो है ना पैटर्न में ला के वेयर करवाया फीमेल्स को। लेकिन ये हमारा पुराना ट्रेंड है। आज से कोई 20 या 30 साल पीछे चले जाएं तो हमारी जो मदर्स होती थी या हमारी जो फैमिली की फीमेल होती थी वो उसको वेयर करती थी बड़े अच्छे तरीके से। शॉर्ट शर्ट होती थी और नीचे फर्शी शलवार। सो कहते हैं कि ट्रेंड्स हमेशा जो है ना वो रिपीट होते हैं। तो इसी तरह जो है फर्शी शलवार भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग वेयर कर रहे हैं। बाकी रही बात आपकी ये कि कुछ लोगों को जो है वो अच्छी लग रही होती है, कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लग रही होती। उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ज़्यादा हाइटेड लोग होते हैं, ऑफ कोर्स उनकी हाइट ज़्यादा होती है तो वो उनकी शर्ट जो ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और जिनकी थोड़ी सी हाइट कम होती है उसमें थोड़ा सा उनका जो है वो शर्ट नीचे रहती है और फर्शी शलवार जो है शर्ट के साथ अटैच होके खूबसूरत लगती है। तो ये थोड़ा सा ना हाइट का हमारा होता है। तो बाकी आपको पता है कि ट्रेंड्स तो ऑलवेज जो चलते हैं, बिल्कुल ट्रेंड्स को तो फॉलो किया जाता है, लेकिन कोई भी ड्रेस बनाते हुए एक दफ़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से लाजमी देखें कि आपको क्या ये चीज़ सूट कर रही है। ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। तो सारा, क्या आपने फर्शी शलवार बनाई थी ईद पे? जी, मैंने बनाई थी। सही। और वो काफ़ी अच्छी भी लगी है। वैसे भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ उस्मान भाई की बात से, कि ये आपको जो है ना ट्रेंड जो फॉलो तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या ये हम पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। मोस्ट हाइटेड लोग जो हैं उन पे अच्छी लगती है, लेकिन जिनका कद ज़्यादा छोटा है ना, मुझे नहीं लगता कि उन पे ना सूट कर रही होती है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है, सब ट्रेंड तो सब फॉलो करते हैं। तो लेकिन ये है कि वो चीज़ हमें वेयर करनी चाहिए जो हम पे सूट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारा, अगर मॉडलिंग के हवाले से बात करें, जिस तरह से 6 से 7 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं, तो तब के जो टाइम था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो अब हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो अपना फेस शो करवाना इतना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आपने इस सफ़र का आगाज़ किया था तो घर वाले आसानी से मान गए थे? नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और घर वालों को एग्री करना, फिर सबको फैमिली में कि वो जॉइंट फैमिली, फिर सबका चाचू ताए सारे वो होता है ना कि नहीं क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है। तो ये मसले मसाइल थे। लेकिन ये है कि मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मुझे वही है बस। ठीक है, क्या रिएक्शन था कि जैसे कि आप जब आपको डिसाइड करना था कि अब मॉडलिंग को आपने एज अ करियर चूज़ कर लिया है, तो किस तरह से घर वालों को कन्विंस किया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी यही हर्डल है कि घर वालों को मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये तो है। एक्चुअली मुझे मॉडलिंग का जो है शौक, वो एक शौक था मुझे, और ये शौक जो है वो मुझे कॉलेज लाइफ तब से था, और मुझे ये था कि मुझे ये चीज़ करनी है। उसके बाद शादी हो गई, शादी भी फिर खैर कज़न से हुई। ठीक है। तो वो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। फिर ये था कि मैंने कज़न को पहले एग्री किया, उनको बताया कि भाई मेरा ये ड्रीम है और मुझे ये करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप करना चाहती हो तो नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। फिर हम दोनों ने मिलकर घर वालों को एग्री किया, और मम्मा मोस्टली मान गई, लेकिन पापा को थोड़ा इश्यूज आ गए, नहीं क्यों करना ये वो। तो लेकिन फिर वो स्लोली स्लोली सब वो एक फ्लो में आ गया और सब एग्री हो यहाँ पे गए। मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने शादी की इस वजह से तो नहीं की कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में आना है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे? नहीं, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम आपस में कज़न हैं, और हमारी बचपन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। लाइक फ्रेंड जोन था, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये कुछ था कि मैंने उनसे ही शादी कर ली। मैंने कहा इधर उधर देखने की निस्बत उनसे ही कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन ये कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे साथ होते हैं, साथ खड़े होते हैं, बैकबोन है वो मेरी। बिल्कुल। अगर हम शोबिस के हवाले से बात करें और ख़ासकर अगर शादी के हवाले से बात करें तो शोबिस में एक बात ये होती है कि जो शोबिस इंडस्ट्री में आ जाते हैं उनके लिए घर मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि फैसलाबाद के हवाले से बात करें अमूमन लोगों की ये राय होती है कि शोबिस की एक लड़की के लिए घर को बसाना या घर के लिए काम करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है? मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपको सपोर्ट कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। बिकॉज अब मैं भी मैरिड हूँ, मैरिड लाइफ है, घर भी है, बाहर फिर सोशल मीडिया, हर चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन वो है कि फिर वो मेरी पुप्पो हैं, वो मुझे हर जगह सपोर्ट करती हैं। घर में घर की कोई टेंशन नहीं है मुझे, हर चीज़ उन्होंने मैनेज करनी, देखना, खाना वाना, हर चीज़। तो ये कि मेरी फैमिली की मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है, तो मुझे फिर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है और आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी जो सास है, आपके जो हस्बैंड हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो शोबिस की फील्ड में आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी सपोर्टिव हो जाती है तो कोई भी फील्ड है, ख़वातीन जो है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आपके आसपास में जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फ्राहम करेंगे, उतना ज़्यादा जो है सोसाइटी वो प्रोग्रेसिव होगी। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है समर सीज़न की। समर सीज़न में जो है लॉन का सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा ड्रेसेस जो हैं ख़वातीन बनाती हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि कौन सा ट्रेंड है उसे फॉलो करना है। नहीं, आपकी ये जो मुश्किल है ये हम आसान करें हमारे आज के प्रोग्राम में। और इन ट्रेंड्स के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सारा खान जो फैसलाबाद की फेमस मॉडल हैं वो भी मौजूद हैं, उस्मान अवान जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो भी मौजूद हैं। सारा आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। फैशन ट्रेंड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आजकल लॉन कलेक्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन है, लेकिन ख़वातीन के लिए एक चैलेंज ये होता है कि कम बजट में अच्छा ड्रेस बनाना है, क्योंकि आप मॉडल भी हैं, डिफरेंट शूट्स भी कर चुकी हैं, तो आप ख़वातीन के इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। अगर तो हम देखा जाए कम बजट को बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है कि 2 पीस आजकल बहुत चल रहे हैं और उनके डिज़ाइन भी बहुत हसीन है। हम उसमें बजट को देखते हुए उसमें हम अपना ड्रेस अरेंज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अच्छा से डिज़ाइन करके अगर हम उसको ड्रेस को अच्छा डिज़ाइन कर लें तो वो किसी ब्रांड से कम नहीं लगता। सही, और बिल्कुल 2 पीस भी अच्छे मिल रहे हैं। और अगर हम ब्रांड के अलावा भी बात करें तो हम ये जो कॉमन मार्केट्स हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे 2 पीस हैं, और उसे हम अगर स्टाइल से बना लेंगे और पहन लेंगे तो यकीनन वो किसी भी ब्रांड को मैं समझती हूँ कम्पीट कर सकते हैं। यहाँ पर उस्मान अवान साहब आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि हम ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अभी समर के हवाले से कौन से नए ट्रेंड्स चल रहे हैं? ट्रेंड्स जो है वो ऑफ कोर्स जो हमारे डिज़ाइनर लोग होते हैं उन्होंने मतलब सेट करने होते हैं कि कौन से कलर्स जो है इस साल में चलेंगे, कौन से जो है कट लाइन जो है हम उसको लेके आएंगे मार्केट में। तो आजकल जैसे हमारे बड़े डिज़ाइनर्स में मारिया बी लोग हो गए, फराज मनान, सना सफ़ीनाज, तो उन्होंने मतलब पूरा पूरा 3 पीस जो है वो चिकनकारी के साथ पैचेस के साथ ना लॉन्च किया है। तो ऑफ कोर्स को फिर उसी ट्रेंड्स को देखते हुए जो डिज़ाइनर्स हैं वो एक माइंडसेट बना लेते कि हमने इस साल जो है ये कलेक्शन लॉन्च करनी है। फैसलाबाद क्योंकि टेक्सटाइल हब है, यहाँ पे माशाल्लाह टेक्सटाइल का मतलब बहुत सारा काम होता है और कॉटन और लॉन के लिए फैसलाबाद बेस्ट है। तो यहाँ पे जो डिजिटल प्रिंट्स हो गए हमारे लॉन के वो बहुत मतलब फेमस हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में। और हमारे जो डिजिटल के डिज़ाइनर्स हैं, ऑफ कोर्स मैं भी टेक्सटाइल को भी डील करता हूँ, फैशन को भी करता हूँ, तो वो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब हम आपके ज्योमेट्रिकल हो गए, एथनिक हो गए, पैरेलल हो गए, फ्लोरल हो गए, मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस को हमने जो है वो देखना होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको डिज़ाइन करके कपड़े पे लेके आना होता है। तो आजकल जो है वो हमारे डिजिटल प्रिंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनमें आप जो है हमारे जो अभी रिसेंटली है बरीजा नेट के ऊपर जो है काम बहुत हो रहा है। सो ट्रेंड्स जो है हमेशा जो है वो मार्केट को देखते हुए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात के पावर ऑफ परचेजिंग भी कि लोग कौन सी चीज़ इजीली परचेज कर सकते हैं उस हिसाब से। बिल्कुल। और यहाँ पर उस्मान साहब अगर हम बात करते हैं ना कि ब्रांड की, तो ब्रांड की ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आजकल देख रहे हैं कि अगर हम एक आम लॉन का सूट भी ख़रीदने को जाते हैं तो वो भी 10,000 से रेंज जो है वो
स्टार्ट हो रही होती है, 15-20 तक जा रही होती है, लेकिन इसमें जो है एक आम शहरी, एक जिसे कहते हैं कि घरेलू खातून जो कि कोई जॉब नहीं कर रही है, जिसकी जो इनकम का इंसार है वो उसके हस्बैंड पे है और उसने घर के तमाम मामला देखने होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत चैलेंजेस सामना करना पड़ता है चैलेंजेस का। तो उसके लिए जिसे कहते हैं कि मैं ये टिप देना चाहूँगी, जिस तरह आपने भी बात किया कि डिजिटल प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है, और किसी भी कॉमन मार्केट से आप 2 पीस सूट ऑल ओवर्स का आजकल बहुत फैशन है, ठीक है, उससे आप सिलेक्ट करें, और आपके जो फैशन सेंस है वो कमाल है, वो किसी ब्रांड्स की मोहताज नहीं है। यहाँ पर मैं सारा आपसे अगेन पूछना चाहूँगी कि सस्टेनेबल फैशन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन जो हैं वो एक ड्रेस रिपीट नहीं करती हैं, और ये पाकिस्तान का या पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन अभी सस्टेनेबल फैशन पे बात होना स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सस्टेनेबल फैशन आना चाहिए, तो क्या कभी आपने कोई ड्रेस रिपीट किया है और आपका इस हवाले से क्या राय है? ड्रेस एक्चुअली मैं रिपीट कर लेती हूँ, बट उसका ये होता है कि मैं उसको चेंज करवा लेती हूँ अपने डिज़ाइनर से। उसको लाइक उसका दुपट्टा चेंज करवा लिया, या फिर उसमें कुछ रद्दो बदल इस तरह का कर लिया कि वो सेम ना लगे, क्योंकि वो अक्सर गर्ल्स का होता है ना कि हमने एक ड्रेस ये पहन ली है तो दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। शुरू में मुझे भी ये होता था कि नहीं भाई ये मैंने पहन लिया, और आपको पता है कि ड्रेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं, तो रिपीट अगर कर भी लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है। लेकिन उसका ये है कि रिपीट करने पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह दोबारा रिपीट करेंगे। अगर हम उसको में थोड़ा सा चेंजेस ले आते हैं ना, तो फिर वियर करने के काबिल दोबारा हो जाता है, और कोई पहचान नहीं सकता कि ये आपने पहले भी वियर किया सही, होगा। मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो कि सस्टेनेबल फैशन की हामी हैं, किसे होना चाहिए। एक तो ये बिकॉज कोस्ट इफेक्टिव। हाँ सॉरी मैं आपकी नहीं, बात काट बिल्कुल। रही हूँ, बिकॉज अक्सर हमारा मुआशरा कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर जो ख़वातीन है वो ज़ोर देती हैं कि नहीं हमें चाहिए चाहिए, तो फिर वो मर्द हजरात जो हैं वो बेचारे क्या करें। तो उनमें ये है कि अगर हम अपना थोड़ा सा माइंड चला के उसको रद्दो बदल कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और होना भी ऐसे चाहिए। हाँ। सस्टेनेबल फैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि इस पे काम करने बिल्कुल। स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हम देख रहे हैं कि वो अपने ड्रेसेस रिपीट करना स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक एक्टर और एक मॉडल और एक्ट्रेस जो हैं वो रोल मॉडल होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, जब फैशन के ट्रेंड्स के हवाले से बात होती है। तो अगर ये जो आगाज़ है किसी फैशन इंडस्ट्री से ही हो, तो जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो हमारी ख़वातीन हैं, उन्हें भी इसे फॉलो करते हुए आसानी होगी। तो आप क्या समझती हैं इसमें? जी मैं तो एग्री करती हूँ, होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि ड्रेस इतने कॉस्टली हम लोग पहले तो परचेज़ करते हैं, फिर जब हम उसको एक बार वेयर करते हैं वार्डरोब में वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा चेंजेस करके उसमें थोड़ा रद्दो बदल लेके तो उसको दोबारा रिपीट कर ले तो कोई मसला नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, इसमें आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी सस्टेनेबल फैशन के हवाले से। क्या पाकिस्तान में काम होना शुरू हो गया? बिल्कुल पाकिस्तान में काम हो रहा है। असल में ना दो माइंड सेट होते हैं। जैसे हमारी जो 80s की या 70s की हमारी फीमेल है, वो आज भी अपनी मतलब जो बहुएं हैं या बेटियां हैं उनको कहती हैं कि आप तुम वो कौन सा खराब हो गया उसको भी वेयर करो, ऐसे ही है। पुराना जो सूट पहले तुमने एक दफ़ा वेयर किया उसको फिर पहनो। तो फिर वो आगे से ये कहती हैं कि वो जो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, उसने कभी नहीं वो चीज़ की दोबारा अगेन रिपीट किया, तो मैं भी फिर नया ही पहनना चाहूँगी। सो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। डिज़ाइनर्स जो है क्रिएशन ज़रूर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप जो है वो एक दफ़ा जो सूट आपने वेयर कर लिया या कपड़ा जो पहन लिया तो दूसरी दफ़ा ना पहने। इसके ऊपर बहुत सारी जो है रिसर्च हो रही है, जैसे AIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब बहुत सारा काम हो रहा है। इसी तरह शोबिज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत रोल अदा किया है नए नए ट्रेंड्स को। फिर जो अभी आपने कहा कि जो एक हमारे माइंडसेट है वो सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। और फिर एक मैं जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि फैशन जो है एक्सपेंसिव कपड़े पहनना नहीं होता। फैशन ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ ली है उसको आपने कैरी कैसे किया। हाँ ये बात वो एक्सपेंसिव है, वो चीप प्राइस में है, बट आपकी वो कैसी सूट कर रही है, आपने इसको वेयर कैसे किया है। सो दिस इज फैशन। बिल्कुल ऐसे ही है, और फैशन को हमने टैग कर दिया कि महंगे कपड़े पहनना है। और हम देखते हैं कि अगर ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से बात करें तो एक जोड़ा आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा पहना होता है, उसके बाद वो आपकी यादगार के तौर पे आपकी अलमारी में मौजूद होता है, तो उस पर लोग जो हैं 10-10, 20-20 लाख जो हैं वो खर्च कर देते हैं, और एट द एंड आप उससे नहीं पहन पाते। तो सारा आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करें कि सोशल मीडिया ट्रेंड सेटलमेंट के हवाले से काम करता है, यहाँ पर फॉलोअर्स की गेम है, यहाँ पर टिकटॉक के फॉलोअर्स की गेम है, तो आप क्या समझते हैं इसने एक मॉडल की ज़िंदगी आसान कर दी है या मुश्किल? जहाँ तक मुझे लगता है कि मॉडल की जो लाइफ है वो
इजी हो गई है पहले की ठीक है। निस्बत, क्योंकि पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती थी। अब ये है कि हम अगर पोस्ट करते हैं इंस्टा पे, वो रीच आना स्टार्ट हो जाती है और देन फिर ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। लेकिन ये है कि हमें सोशल मीडिया जो है वो भी अपना एक्टिव रखना चाहिए। अगर हम उसको एक्टिव रखते हैं तो ही हमें फिर रीच मिलती है, फॉलोअर्स आते हैं और हमारा जो है लाइक ये सर्कल कह लें, सही। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी सर्कल्स, वो फिर इंगेज होता है, हर चीज़ उसमें मैनेज होती है। तो मेन जो है वो एक्टिव होना ज़रूरी होता है। सही, एक्टिव होना ज़रूरी है। और लेकिन सारा एक चीज़ होती है कि फॉलोअर्स खरीदे तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन रखना लंबे अरसे के लिए और उन्हें हासिल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं? अगर हैं तो आप इन ट्रेंड्स को किस तरह से फॉलो करेंगे? एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं है। आई नो कि फॉलोअर्स जो हैं वो बाय किए जाते हैं, बट मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक है। ठीक है। और उसमें ये है कि जब हम कोई पोस्ट करते हैं उस पर रीच अच्छी आती है, लाइक कमेंट्स हर चीज़। तो अगर हम फेक फॉलोअर्स हों तो वो तो उसमें फिर कमेंट्स और लाइक्स वगैरह वो चीज़ नहीं बिल्कुल होती। सही है। तो मेरे सारे ऑर्गेनिक है, मुझे इनका इतना आइडिया नहीं है। सही है। और फॉलोअर्स की ही आजकल गेम है। अगर सोशल मीडिया के हवाले से देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आए हैं, लेकिन उनकी रील्स की रीच अच्छी जा रही है, उनकी पोस्ट की रीच अच्छी जा रही है, तो उन्होंने इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन जो है सारा वो इख्तियार कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि मॉडलिंग, अगर हम माजी में बात करें ना, तो एक प्रोफेशनल था जिसमें ट्रेनिंग होती थी, पोर्टफोलियोज बनते थे, ठीक है, अब जैसे फैशन शोज़ के हवाले से कैट वॉक्स के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है मॉडलिंग का या नेगेटिव है, इसके एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और करियर का आगाज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो मॉडलिंग की फील्ड को कहाँ से चूज़ करें और किस तरह से। इसका सबसे आसान ज़रिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, वो भी आपको, अगर आपकी रील वायरल हो जाती है, आपको वहाँ से कैच कर लेते हैं, तो आपकी इस फील्ड में एंट्री जो है वो आसान हो सकती है। उस्मान अवान साहब हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर भी मौजूद हैं, सारा खान भी मौजूद हैं। तो मैं उस्मान साहब आपसे बात करूँगी कि जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रही कि कौन सा रास्ता है उसे इख्तियार किया जाए। एक प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया का है, और सेकंड, किस तरह से वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर के साथ कनेक्ट होकर अपनी मॉडलिंग की फील्ड का आगाज़ कर सकती हैं। जी, ये दो चीज़ें हैं। एक है फैशन डिज़ाइनर जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके जो है फिर प्रैक्टिकल वर्क में आते हैं। एक है मॉडलिंग। मॉडलिंग लाइक ऐसे है कि कोई भी बच्चा बच्ची अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन फ्यूचर फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फैमिली से परमिशन लें। ठीक है। सबसे जो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। फिर देन वो अपनी जो फिटनेस है, अपना जो रूटीन मैटर है, फिर अगर वो कोई चीज़ वेयर करते हैं तो उनको कैसी लगती है। ऑफ कोर्स हर इंसान को आइडिया हो जाता है कि मैं किस टाइप का हूँ या मेरी हाइट कैसी है और मैं आगे मॉडलिंग में चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। फिर प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से आप जो है बड़े डिज़ाइनर्स की नज़र में आ जाते हो, प्रोडक्शन की नज़र में आ जाते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट आपने क्वेश्चन किया था कि पोर्टफोलियो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपना पोर्टफोलियो करवाएं, ठीक है। ताकि जो बड़ी हमारी जैसे सिट्रेस है और इसके अलावा मैक टैलेंट है या मतलब और हमारे बड़े चैनल्स हैं, वो उन चीज़ों को देखते हुए फिर आगे टैलेंट को लेते हैं। मतलब आप अगर एज अ मॉडल काम कर रहे हो, फिर ड्रामा प्रोडक्शन वाले भी आपको लेते हैं, फिल्म प्रोडक्शन वाले भी लेते हैं। तो ये पूरी चेन, कमांड ऑफ चेन के साथ सारी चीज़ें ना चल रही होती हैं। तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को यूज़ करें, लेकिन पॉजिटिव यूज़ करें। बिल्कुल, पॉजिटिव चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में, और उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेशन जो है वो हम सोशल मीडिया से कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं हमारे नाज़रीन को बताती चलूँ कि सारा खान की आज बर्थडे भी है। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से आपको बर्थडे की ढेरों मुबारकबाद। आप इसी तरह से हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो सारा, सबसे पहले बर्थडे का बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है, आप किस तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती हैं? सबसे पहले तो बर्थडे जो होता है वो घर पे केक कट किया जाता है, देन उसके बाद फिर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।
फ्रेंड्स और फैमिलीज यही होती है बस बर्थडे पे। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारा यहाँ पर अगर हम फैशन ट्रेंड के हवाले से बात करें, जिस तरह से अभी उस्मान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि मॉडलिंग में आने से पहले लोग करते हैं पोर्टफोलियो बनाते वक्त। इस पर आप ज़रा सी रोशनी डालें। मैं उस्मान भाई की बात से सहमत हूँ कि सबसे पहले जो है सेल्फ ग्रूमिंग जो मेन चीज़ है, अपने सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपकी जो है आपको आइडिया हो जाता है कि हम इस स्किल्स में आगे जा सकते हैं या नहीं, तो उस लिहाज से फिर एक अच्छे फोटोग्राफर से आप अपना पोर्टफोलियो बनवाएं, अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे करें उसको। और बाकी बहुत सी हैं जो और बाकी एजेंसियां हैं जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो देते हैं, भेजते हैं, तो फिर वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। ठीक है, इसी तरह से है कि किसी भी फील्ड में आने के लिए मेहनत तो दरकार होती है और हर चीज़ कंसिस्टेंसी भी हर चीज़ के पीछे बहुत एक तवील अरसा भी होता है और मेहनत भी होती है। मेहनत से इंसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो सारा आपकी अगर लाइफ के हवाले से बात करें तो जब आपने मॉडलिंग का आगाज़ किया तब लड़कियां इतनी ज़्यादा नहीं मॉडलिंग में आती थी और फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी थी, सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, रील्स तो भी आई हैं इसी साल, रील्स का ट्रेंड जो है मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा है। तो तब किस तरह से, तब कभी ऐसा फील हुआ था कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मॉडलिंग जो है वो मेरे टाइप की नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मॉडलिंग में आ जाते हैं लेकिन तब ये सोचते हैं, तो अगर आपने कभी लाइफ में ऐसा सोचा है तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया? नहीं, मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि मैंने अब स्टार्ट कर लिया बस इसको छोड़ देना है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि ठीक है ये मेरा गोल है और मुझे इस पे फोकस रखना है और मुझे करना है। हर हाल में मुझे कामयाबी की तक पहुंचना है। और उसके रास्ते में काफ़ी मुश्किलात भी आती थी, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, देखना। डेफिनेटली सोशल मीडिया, घर बार, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। अब तक की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा है फील्ड का, इस फील्ड का? कंपटीशन बहुत होता है इसमें, गर्ल्स में आपस में कंपटीशन बहुत होता है, जेलस फैक्टर बहुत होता है, तो ये चीज़ें। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए कोई किसी से आगे। ठीक है होता है लेकिन सब में कोई ना कोई स्किल्स होते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ना दोस्त नहीं बनते हैं, ठीक है। जब शोबिज़ के हवाले से बात हो तो ये ज़्यादा देखने में आती है, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि शोबिज़ में जो है वो दोस्त नहीं होते, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कि आपको कुछ अच्छे लोग मिले हैं इसमें? नहीं, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। ये मेरे साथ ही बैठे उस्मान भाई, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं हमारे, और भी है जैन शेख भी हैं, वो भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। तो इन सब ने आज तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हर चीज़ गाइड की है कि सारा बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे, हर चीज़ अच्छे से समझाई भी है। तो जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपने किस वे में जाना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, बुरे रास्ते में चलना है। तो मुश्किलात और आसानियाँ जो है वो हर जगह ही होती हैं। बिल्कुल, मुश्किलात और आसानियाँ मैं समझती हूँ कि साथ साथ ज़िंदगी में चलती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उन्हें साथ में अगर आप देखेंगे कि कभी अच्छा टाइम आ जाता है, कभी बुरा टाइम आ जाता है, लेकिन जो इस दौरान अपनी लाइफ को बैलेंस रखता है वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाता है। तो उस्मान साहब, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी फैसलाबाद के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पर शोबिज़ उस तरह से नहीं है। फैशन वीक के हवाले से बात करें, लाहौर में बहुत अच्छे फैशन शोज़ हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, कराची तो बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, तो फैसलाबाद में हम फैशन वीक्स नहीं देख रहे, इसकी क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले तो आपने जो ये कहा कि जो हमारे फैशन वीक्स हैं, असल में फैशन वीक्स जो है वो एक मतलब अच्छे लेवल पे अगर देखते हैं तो कराची हमारा जो मेन हब है, फिर आप लाहौर, मतलब जो जितनी फैशन इंडस्ट्री है, मतलब मॉडल्स हैं, हमारे डिज़ाइनर्स हैं अच्छे, वो लाहौर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे फिर जो बड़े टीवी चैनल्स हैं वो प्लेटफार्म देते हैं उनको कि आप आएँ, अपना जो है कलेक्शन को लॉन्च करें, और ऑफ कोर्स उनको भी जो है वो अच्छा लगता है, और जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि जी हमें एक अच्छे प्लेटफार्म पे प्रेजेंट किया गया है। फैसलाबाद में कोशिश तो हम लोग बहुत कर रहे हैं कि फैसलाबाद में भी जो है फैशन सेंस जो है
आम लोगों तक पहुंचे और वो भी इन ट्रेंड्स को फॉलो करें कि यहाँ भी हमारे अच्छे इवेंट्स होने चाहिए, हमारा टैलेंट आगे आना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद कम नहीं है। माशाल्लाह फैसलाबाद जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल हब है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं। और फिर आप देखें कि फन मौसीकी में पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया में जिन्होंने जो है नाम रोशन किया, नुसरत फतेह अली खान साहब, आप देखें कि वो माशाल्लाह नो डाउट के वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ को जो है वो बहुत देर तक के लिए कायम रखा है। सो इसी तरह बहुत सारे हमारे कॉमेडियन हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, तो इसी तरह डिज़ाइनर्स भी हैं। हम भी इसी कोशिश में हैं कि पाकिस्तान लेवल पे हम काम करें। जाते हैं हम लोग बड़े जो हमारे अवार्ड शोज़ हैं, हमारे जो BCW ब्राइडल कट्योर वीक होता है, फिर PFDC है, फिर कराची में जितने इवेंट्स होते हैं मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और मेरे साथ सारा भी मतलब जाती हैं, और भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि फैसलाबाद में लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आए और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझे, और हम मिल के जो है फैसलाबाद में भी फैशन वीक करवाएं कि फैसलाबाद कम नहीं है किसी से। बिल्कुल इसी तरह से है, और यहाँ के लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पर भी फैशन वीक्स हो, और यहाँ के लोग भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं डिज़ाइनर्स की तरफ से भी, मॉडल्स की तरफ से भी, तो ये वाकई ही एक खुशाइन बात है। तो सारा यहाँ पर जिस तरह से उस्मान साहब ने कहा कि डिफरेंट शोज़ आपने अटेंड किए हैं, कराची भी गई हैं, लाहौर भी गई हैं, तो कौन सा जो ऐसा इवेंट है जो आज भी आपको याद है, जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत मेमोरेबल शो था, और वो क्यों था? इस्लामाबाद में एक इवेंट था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी, उनके ड्रेसेस और बाकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहा था, और मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। सही, और ऐसे जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, अगर आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, वहाँ की चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा रहती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जिसे कहते हैं सर्कल में बैठें, तो आप उस चीज़ की तारीफ़ जो है वो लाजमी करते हैं। शोबिज़ के हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कि कौन से ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है, स्ट्रगल कितना है, और फिर जाके आप एक कामयाब मॉडल हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर डिज़ाइनर के हवाले से बात करें कि आजकल ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किस तरह से किए जाते हैं, कौन से कलर्स इन हैं, ख़वातीन जब भी ड्रेस बनाएं तो वो किन चीज़ों के और किन बातों का ख्याल रखें, इन सब पे हमारे जो प्रोग्राम है इसमें गुफ्तगू जारी है। तो उस्मान साहब आपसे बात करूंगी, हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ट्रेंड सेटलमेंट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हम किरदार अदा करता है। मॉडलिंग की फील्ड को आसानी भी दी है और साथ ही साथ चैलेंजेस भी दिए हैं, तो क्या फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी ट्रेंड सेटलमेंट में सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है पॉजिटिवली, अगर नेगेटिवली तो किस कदर? बिल्कुल, फैशन ट्रेंड्स को अब देखिए ना कि 70-80% जो है सोशल मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है। उसमें ये है कि हम अपने हमसाया ममालिक के डिज़ाइनर्स को भी देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल जो हमारी डिज़ाइनर लॉबी है उसको भी देख रहे होते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं, कलर्स कौन से हैं, कटलाइन कौन सी है। फिर सबसे अहम बात कि हमने अपने कल्चर को भी देखना है, पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए और मतलब हमारे ट्रेंड्स को देखते हुए फिर हमने एक जो है नई कटलाइन या एक नया ट्रेंड देना होता है, ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी जो है कंफर्टेबल रहे और वो अच्छा जो है ना वो वेयर कर सके। और सोशल मीडिया नो डाउट इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहा है पूरी दुनिया में, कि उसने जो है वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे हमें इस्तेफादा करना चाहिए, इससे हमें मतलब एक रोल मॉडल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हमारे जो कपड़ों के नए वर्जन्स हैं, जो कट लाइन्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, स्टिचिंग पैटर्न्स हैं, हम बहुत चेंज करके लोगों तक लेके आ सकते हैं। तो आई होप कि सोशल मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया, मतलब पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं। इसमें एक चैलेंज जो है वो हर फील्ड का होता है कि कंपटीशन तो हर फील्ड में देखने को आता है। अगर एक तरफ सोशल मीडिया ने कंपटीशन हाई किया तो दूसरी तरफ अवेयरनेस भी फैलाई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आज से 10 साल पहले
ब्रांड्स को उस तरह से अवेयर नहीं थे। बहुत रिजनेबल ब्रांड्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया पे अप्रोच करके, रेप्लिकास मौजूद हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसके किरदार को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। तो सारा यहाँ पर हम अगर फैसलाबाद की शोबिज़ के हवाले से बात करें तो शोबिज़ उस तरह से नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम का टॉपिक ही ये है। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं यहाँ फैसलाबाद में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मूव आउट कर गए हैं सिटी से, कराची या लाहौर। अब गिने चुने लोग रह गए हैं जो फैसलाबाद में, जो चाहते हैं कि फैसलाबाद में शोबिज़ है इसकी प्रोग्रेस आए, और इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इतने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद इस फील्ड में अपना नाम बनाना कितना मुश्किल है, और जो लोग फैसलाबाद में ही शोबिज़ या मॉडलिंग करना चाहते हैं वो किस तरह से इस चैलेंजेस से निपट सकते हैं। सबसे पहले तो अपने शहर में रह के उसका नाम रोशन करना, मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगी। और दूसरा ये है कि हमें अपनी जो है चीज़ों को मैनेज करना अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हमारे लिए मुश्किल है। सही। और बाकी ये है कि हम जो चाहें वो फिर बंदा कर सकता है। बाकी उस्मान भाई हैं, बाकी और बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो बैठे हुए हैं अपने फैसलाबाद में और उसका नाम रोशन करना चाहते हैं। तो हम इनके साथ हैं, जैसे कर रहे हैं हम इनके साथ हमेशा हैं और हमेशा चलेकर इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल। ठीक है सारा, जहाँ पर सारे अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री की फैसलाबाद में बात करें, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नाम पर जो मॉडल्स के नेम हैं वो नज़र आए हैं, जो जिन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद को बल्कि पूरी दुनिया में फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। तो क्या कभी आपके माइंड में भी ऐसा आया कि अब मुझे फैसलाबाद से मूव कर लेना चाहिए, मुझे भी लाहौर की तरफ जाना चाहिए, मुझे भी कराची की तरफ जाना चाहिए? और मुझे लगता है शायद आप कराची से हैं, तो आप वहाँ से यहाँ फैसलाबाद में आई हैं और यहाँ से ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, तो क्या कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे वापस कराची चले जाना चाहिए, वहाँ जाके दोबारा से आगाज़ करना चाहिए? नहीं, ये बात है, ठीक है, मैं कराची से हम फैसलाबाद शिफ्ट हुए, वो कुछ फैमिलीज था कि नहीं फैसलाबाद शिफ्ट होना है तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से वहाँ मूव होना चाहिए, बिकॉज़ हम यहाँ पे रह के भी अपना जो है एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारा फैसलाबाद बड़ा प्यारा शहर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि मूव करना चाहिए। बाकी ये है कि शूट्स के हवाले से आउट ऑफ सिटी जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना, ये अब रिसेंटली मैं दुबई गई थी शूट के लिए, तो वो तो चलता रहता है। तो एक फील्ड को लेके हमें अपना शहर छोड़ना पड़े, वो चीज़ नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे मुझे नहीं ये चीज़। ठीक है सारा, अभी प्रोग्राम के दौरान ही मुझे पता चला था कि आप मैरिड हैं, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आपने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो बहुत सारी खवातीन हैं जो शादी के बाद अपने आप पे फोकस नहीं कर पाती हैं, तो किस तरह से अप टू डेट रहती हैं ताकि जो हमारी खवातीन हैं जो हमें स्क्रीन के उस पार देख रही हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकें? सबसे पहले तो इसमें आपकी डाइट जो है वो बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, और अपना जो है वर्कआउट करे, वॉक करे। कुछ खवातीन जो है वो वर्कआउट जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, तो वो ये है कि वॉक कर ले या अपनी कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ ऐसी ले आएँ जिससे वो डेली बेस पे अपना जिम नहीं, ठीक है, होता है कि हर बंदा जिम ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता, तो वॉक कर ले। बाकी अपनी डाइट जो है वो अच्छी लें तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। सही, डाइट और एक्सरसाइज जो है ये दो फैक्टर्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक तो आप सेहत और तंदुरुस्त रहेंगे, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। और एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप जितना लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अपनी सराउंडिंग से पॉजिटिव वाइब्स कंज्यूम करते हैं, तो आप उतना ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, आपका माइंड जो है वो भी पॉजिटिव रहता है, और जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में भी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये नेगेटिव थाट से आप सब लोग दूर रहें। ऐसी छोटी छोटी सी बातें अगर हम इनका ख्याल रख लें, तो सबसे पहले जो है अपना ख्याल रखें, तो आपकी जो चीज़ें हैं और जो ज़रूरियात हैं, तो सबसे पहले जो हकदार है वो आप खुद हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बातें करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस्मान साहब, एक चीज़ मैं देखती हूँ डिज़ाइनर के हवाले से, अगर आज से पहले हम देखते थे ना तो हमें 3 पीस सूट ही मिलता था, लेकिन अब ऐसे है कि दुपट्टे भी अलहदा से डिज़ाइनर्स की तरफ से लाए जा रहे हैं, शर्ट का अलहदा से पीस होता है और ट्राउज़र अलहदा से हैं, तो ये तीनों अलग से भी सेल हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न्स हैं? इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में जा रहे होते हैं कि दुपट्टा भी आप उस फैब्रिक का दे रहे हैं, शर्ट भी दे रहे हैं, ट्राउज़र भी दे रहे हैं, तो लोग उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। हमारी फीमेल ख़ास तौर पे जो है वो एक नई क्रिएशन, नए फैब्रिक और नए डिज़ाइन को पसंद करती हैं।
तो इसी तरह फिर डिज़ाइनर अपने जो है वो नई कलेक्शन को इस तरह लॉन्च करते हैं कि दुपट्टा हम किसी और फैब्रिक का दें, शर्ट किसी और फैब्रिक के दें, और जो हमारा ट्राउजर है वो किसी और फैब्रिक का हो। फिर अकॉर्डिंग आपको स्टिचिंग पैटर्न भी उसी तरह से है। और ये चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं कि जिसकी जो भी चॉइस है वो उसे लाजमी फॉलो करे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया सारा खान, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। तो ये जो ट्रेंड्स हैं इन्हें फॉलो भी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी को लाजमी देखिए। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।